हेलो एवरीवन, मैं संजय राजपूत। हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट हब ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक 9th क्लास 10th क्लास सोशल साइंस, 11th क्लास 12th क्लास की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ग्रेजुएशन लेवल की आपकी जो स्टडी होती है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं भी है, सपोज कर लेते हैं, तो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उनको समझने में, उनको एनालाइज करने में टॉपिक हमारी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, आने वाली मेरी कुछ वीडियोस को देखना है, तो हमारे सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप सबको इस बात को ध्यान में रखना है। हमारा आज का टॉपिक है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको बात पता है कि वर्ल्ड में 2 वॉर हुए हैं, जिनमें से एक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरा है सेकंड वर्ल्ड वॉर। जिनमें से पहले वाले को हम हिंदी में बोलेंगे प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे वाले को हम बोलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। उनके रियल नेम क्या है, उनके कॉज, उनके इम्पैक्ट, ये सब हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। आप सबके पता होगा या पता है बहुत अच्छे से कि आज हम सब लॉकडाउन के अंदर हैं, तो ये भी एक वॉर ही है, जिसके वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, और साथ साथ में हम भी वॉरियर्स हैं। लेकिन हमें इस वॉर को लड़ने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलना, हमें सिर्फ सिंपल ही करना है कि हमें अपने घर के अंदर रहकर वे सारे काम करने हैं जो हम घर से बाहर रहकर करते थे। जैसे पहले आप कोचिंग सेंटर्स या फिर स्कूल्स में जाकर पढ़ते थे, अब आपको घर पर रहकर पढ़ना है। मैं अपने कोचिंग सेंटर में जाकर पहले पढ़ाता था, अब मैं आपको घर से पढ़ा रहा हूं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आप सबको ध्यान में रखना है। मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक तैयार किया है, जिनमें से हमारा टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सही नाम है द ग्रेट वॉर। तो याद रखना, इस बात को बहुत जरूरी बता रहा हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो ये नहीं पता था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी होगा। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं था तो उसको फर्स्ट नाम देना मतलब ही नहीं था। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक्चुअल नाम क्या है, द ग्रेट वॉर। वो तो एक्चुअल में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसको सीरीज में लगाया गया कि यार ये सेकंड है तो वो पहला था। एक्चुअल के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सही नाम है द ग्रेट वॉर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो एग्जैक्ट नाम है वो है ग्लोबल वॉर। कई बार आपने सुना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी ग्लोबल वॉर कहते हैं, लेकिन ये बात गलत है। सेकंड वर्ल्ड वॉर का एग्जैक्ट नाम क्या है, ग्लोबल वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एग्जैक्ट नाम क्या है, द ग्रेट वॉर। तो आपको ये बात बहुत गौर से समझनी है कि आने वाली मेरी 3 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनमें से पहली वीडियो हमारी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर, सेकंड वीडियो मेरी जो आएगी वो आएगी सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर, और थर्ड वीडियो हमारी आएगी कोल्ड वॉर के ऊपर, यानी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध। मेरा पूरा की पूरा एजेंडा, पूरी की पूरी कोशिश ये है कि आपको इस तरीके से रेडी करना कि आपको कोल्ड वॉर काफी अच्छे से समझ में आ सके। ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स है जिसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बुक्स काफी हार्ड लैंग्वेज के अंदर है, क्लास के अंदर भी थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज यूज करते हैं जो आपको मे भी समझ में ना आए। मेरी पूरी कोशिश है मैं बहुत बड़े टॉपिक को छोटा सा करके आपको समझा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट कब हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 में, और खत्म कब हुआ, 11 नवंबर 1918 के अंदर। यानी कि ये वॉर करीब 4 ईयर यानी कि 4 साल तक चला था। इस वॉर के कई सारे रीजन थे, यानी कई सारे कारण थे, जिनमें से पहला कारण था, ठीक है, डेथ ऑफ फ्रांस फर्डिनांड, यानी कि फ्रांस फर्डिनांड की मृत्यु। दूसरा था उग्र राष्ट्रवाद, शक्ति संतुलन की समाप्ति, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, शस्त्रों का निर्माण, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव, गुप्त समझौते। आपको टेंशन नहीं लेनी है, इन सभी टॉपिक को बाय वन करके आपको समझाऊंगा। और मेरी पूरी की पूरी कोशिश ये होगी कि हिस्ट्री जो थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है आपको, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको बनाऊं। मेरी चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, कभी भी किसी चीज का पढ़ोगे तो या तो यहां से पढ़ो अपने दिल से या तो अपने दिमाग से। कभी भी स्टडी को यहां से नहीं पढ़ना है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है हमेशा कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, खासकर कोई बोरिंग सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री हो गया, फिर पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, इनको स्टोरी की तरह पढ़ा करो, स्टोरी की तरह। अगर आप उनको एनालाइज करोगे, दिमाग में उससे इमेज को क्रिएट करोगे, तो एक कहानी की तरह आपको याद हो जाएंगे। जैसे आपको टीवी के सीरियल्स याद हो जाते हैं, यूट्यूब की कॉमेडी वीडियो याद हो जाती है, फिर आपकी फेवरेट मूवी याद हो जाती है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो बच्चे, यहां पर मैंने आपका मैप तैयार किया है। आपको ध्यान रखना है एक्चुअल मैप और इस मैप में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है, लेकिन उसके बाद भी इतनी ज्यादा चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड को, विश्व को जैसा आज के समय आप देखते हैं वैसा वर्ल्ड बिल्कुल नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वर्ल्ड कुछ और था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद
वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड की ज्योग्राफी चेंज हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले वर्ल्ड की ज्योग्राफी कुछ और थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बदल दिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड के मैप में काफी सारे बदलाव आए। एंड कोल्ड वॉर हुआ था, अमेरिका सुपर पावर एंड यूएसएसआर सुपर पावर के बीच में, उसकी वजह से भी वर्ल्ड के मैप में काफी सारे क्या है बदलाव आए थे। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा देखते हैं, यहां पर हम मैप की तरफ देखना है आप सबको। यह यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम बोलते हैं यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब इसी के नाम है। अगला आपको पता है कनाडा, अमेरिका, इसको यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देन मैक्सिको, यूएसए का पड़ोसी देश है, उसकी नेबर कंट्री है। जैसे मैं थोड़ा मजाक के वे में कह रहा हूं, जैसे हमारे अच्छे रिलेशन है पाकिस्तान के साथ में, वैसे अच्छे रिलेशन जो है वो है अमेरिका और मैक्सिको। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे छोटी छोटी बातों पे हमारी पाकिस्तान से लड़ाई रहती है, वैसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे अमेरिका जो आपका पड़ोसी कंट्री है मैक्सिको, उसकी क्या है लड़ाई रहती है। एक बात क्लियर हुई, चलो बहुत अच्छी बात है। आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है तो उनकी नेबर कंट्री से ज्यादातर लड़ाइयां रहती हैं, जिनका छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, जिनमें से एक तो होता है माइग्रेशन, हर जो कंट्री आसपास रहती है उनके बीच में ये इशू होगा। अगला बाउंड्री, जो देश एक दूसरे के नजदीक है उनमें ये इशू होगा ही होगा, ऐसे इंडिया, चाइना। और दूसरा है वाटर इशू, यानी कि पानी को लेकर विवाद। उन देशों में ऑब्वियस सी बात है जो एक दूसरे के नजदीक, हमको स्पेशल नहीं है, सभी वर्ल्ड में सभी देशों के अंदर छोटे मोटे इशू चलते रहते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉज, फ्रांस फर्डिनांड की मृत्यु। अब व्हाइट बोर्ड की तरफ देखेंगे। 1866 में 1866 के अंदर 1866 में 1866 में फ्रांसिस जोसेफ ने एक एम्पायर बनाया। एम्पायर का नाम था बच्चे AH एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। आप सबको ध्यान रखना है कि आज के समय ऑस्ट्रिया एंड हंगरी दो अलग कंट्री हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों की दोनों मिलकर एक एम्पायर था। साथ साथ में पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, एस्टोनिया, इथोपिया, ये सब किसके पार्ट हुआ करते थे? ऑस्ट्रिया और हंगरी के। आपको ध्यान में रखना है, काफी हार्ड कंट्रीज का नाम है जो मे बी आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो यहां पर आपको पता लगा 1866 में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर क्या है बना था। तो ये बहुत सुपर पावर मानी गई इस सब में। याद रखना है, ऑस्ट्रिया हंगरी एक एम्पायर है, उसी का एक पार्ट है क्या साराजेवो, जो अभी आएगा हमारे काम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आपको पता होना चाहिए जर्मन एम्पायर। आपको पता हो ये बात कि 1871 में 1871 के अंदर प्रिंस बिस्मार्क ने 39 छोटे छोटे देशों को मिलाकर एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। इसका नाम क्या था? जर्मन एम्पायर। जर्मन में ही आगे जाके एडोल्फ हिटलर रहे हैं, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लड़ा है। आप बहुत अच्छे से एडोल्फ हिटलर के बारे में जानते रहे होंगे। देन और कंट्री है हमारी फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा एंड नीदरलैंड, बेल्जियम एंड इटली। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इटली की कैपिटल रोम है। यहाँ पे एक एम्पायर रहा है, रोमन एम्पायर। साथ साथ में आपको ये भी पता होगा कि ऑटोनी एम्पायर भी कहां से रहा है? इटली से। देन रशिया, आपको पता है हमारा नेबर कंट्री में भी कहीं ना कहीं आता है, जैसे इंडिया दे ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर क्या है? रशिया है। हमारे रिलेशन रशिया के साथ काफी अच्छे रहे हैं। थोड़ी सी ज्योग्राफी आपकी मैंने क्लियर करी है टॉपिक को समझने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जिसके किंग कौन थे? फ्रांसिस जोसेफ। फ्रांसिस जोसेफ के जो बेटे थे उनका नाम था फ्रांस फर्डिनांड, जो वहां के प्रिंस थे। फ्रांस फर्डिनांड अपने ही देश के एक जगह, सॉरी आपको ध्यान रखना है, फ्रांस फर्डिनांड अपने ही एम्पायर के, अपने ही देश के एक हिस्से साराजेवो के अंदर घूमने के लिए गए। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, खैर उस समय नहीं थे लेकिन पास्ट में रहे हैं, राजीव गांधी तमिलनाडु के अंदर दौरा करने के लिए गए थे, जहां पर पेरूबंदा नाम की जगह पर उनकी क्या है बम ब्लास्ट में डेथ कर दी गई थी। याद रखना कि जब उनकी डेथ हुई उस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको थोड़ा समझने के लिए अच्छा होगा कि तमिलनाडु हमारे साथ है, लेकिन कुछ लिट्टी जैसे एक संगठन के वजह से इश्यू हमारे गलत रहे। देन जम्मू कश्मीर, हमारे रिलेशन खराब है, तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे देश के शासक जम्मू कश्मीर में दौरे पर गए। उसी प्रकार ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, उसके अंदर साराजेवो नाम की एक जगह, एक प्रांत है, एक स्टेट है, जहां पर दौरे के लिए कौन गए? फ्रांस फर्डिनांड। जो कौन थे? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो है फ्रांसिस जोसेफ के अंडर था, उनके बेटे थे, उनके प्रिंस थे, जहां पर इनकी हत्या कर दी गई। तो आपको पता लगा कि फ्रांस फर्डिनांड की मृत्यु ये कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कनेक्टेड है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या है डिस्कस करेंगे अभी 2 मिनट के अंदर। कोज, कारण।
किसी के कारण? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। पहला, फ्रांस फर्डिनांड की मृत्यु, जो अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रिया हंगरी इंपायर है, जहां पर फ्रांस फर्डिनांड अपने ही एक प्रांत साराजेवो के अंदर घूमने दौरे के लिए गया, वहां पर इनकी डेथ, उनको मार दिया गया। अभी धीरे धीरे क्लियर होगा क्यों मारा गया और ये कैसे एक गोली लगना, एक गोली लगना कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना। तो आपको पता हो, दूसरा टॉपिक हमारा उग्र राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है एक फीलिंग होना। जब भी किसी देश का एक बड़ा भूभाग, एक बड़ा ज्योग्राफी एरिया अपनी पहचान के लिए एक अलग देश की मांग करता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। हमारे देश के अंदर कई बार राष्ट्र मांग की मांग तमिलनाडु, पंजाब, उधर की तरफ देखा जाए नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स में तो नागालैंड, मिजोरम, ऊपर की तरफ देखा जाए तो जम्मू कश्मीर डिमांड कर चुका है। राष्ट्रवाद की मांग जब भी होती है तो वो एक हिस्सा केंद्र से, अपने कंट्री से डिबेट करता है, जो भी एक कारण रहा है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, साथ साथ में साराजेवो, हर्जेगोविना, इन सब ने राष्ट्रवाद की मांग करी, जिसकी वजह से कौन सा वॉर हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगला, शक्ति संतुलन की समाप्ति, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर टूट गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर था, यानी करीब करीब सारी पावर इक्वली थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था, उस समय वर्ल्ड के कमजोर कमजोर देश थे, वो पावरफुल होने लगे। और जैसे ही बैलेंस ऑफ पावर टूटता है, वैसे ही क्या होता है? वॉर होता है। एग्जाम्पल के लिए जर्मन बहुत पावरफुल कंट्री बना, रशिया बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री बना, इटली उभर कर आया, साथ साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी इंपायर, ये सब वो कंट्री हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ज्यादा पावरफुल हो गए। तो इन्हें लगने लगा कि अच्छा, हम तो दूसरी कंट्रियों को भी अटैक कर सकते हैं, जो एक बड़ा कारण बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। एंड अगला हमारा है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। ये जितने भी नए नए इंपायर बने थे, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए चीप सोर्स ऑफ लेबर, इनको चाहिए रॉ मेटेरियल, इनको क्या चाहिए? ब्रॉड मार्केट फॉर सेल, यानी कि इनको अपने सामान को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए। और उसके लिए सबसे बेटर जगह कौन सी है? दो ही महाद्वीप, दो ही कॉन्टिनेंट, वो कौन कौन से? जिनमें से एक होगा अफ्रीका और दूसरा कौन सा होगा? एशिया। तो एशिया अफ्रीका पर आधिपत्य करने के लिए भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। अगला है शस्त्रों का निर्माण। समझना इस टॉपिक को। मैं एक छोटा कमजोर कंट्री हूं, मैं बड़ी कंट्री है उससे बिल्कुल भी लड़ने की इच्छा नहीं रखता हूं, लेकिन अगर मेरे पास विपक्ष आ जाते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और मैं बड़े बड़े देशों को चुनौती दे सकता हूं। जैसे 1905 में जापान जैसे छोटे देश ने रशिया जैसे बड़े देशों को घुटने पर ला दिया। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आपको पता होगा पाकिस्तान हमसे वॉर करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि उसके पास विपक्ष है, जबकि आपको पता है उसकी पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन में कितना ब्रॉड डिफरेंस है। उसकी पॉपुलेशन अप्रोक्स 20 करोड़ है और हमारी पॉपुलेशन अप्रोक्स 135 करोड़। डिफरेंस होने के बाद भी पाकिस्तान क्यों एटीट्यूड में रहता है? विपक्ष की वजह से। तो ये दो ऐसा था जिसमें कंट्रीज के पास विपक्ष आ रहे थे और विपक्ष आ जाने की वजह से क्या हो रहा था? वो कंट्री जो है वो बड़ी बड़ी कंट्री को बोलने लगी थी कि हम आपसे लड़ेंगे और हम जीत सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले के समय राइफल्स होती थी जिसको टिगर दबाने पे ही वो फायर होती थी, लेकिन इस समय क्या हुआ? मशीन गन आई जिसके अंदर बुलेट्स की बैल तैयार की जाती थी और ये मशीन गन सिर्फ 1 मिनट में 600 फायरिंग कर सकती है। इससे कंट्रियों की मोटिवेशन बढ़ा। 1903 के अंदर 1903 में क्या हुआ? 1903 में राइट्स ब्रदर्स जो थे उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने प्लेन बनाया। इस हिंसक प्लेन को ही कॉपी किया अमेरिका ने और बनाया हिंसक फाइटर प्लेन। और यहां पर फाइटर प्लेन स्टार्ट हुए। फाइटर प्लेन का मतलब साफ सीधा होता है कि अब प्लेन का इस्तेमाल पैसेंजर को लाने जाने के लिए नहीं, यहां पर प्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा देशों को बर्बाद करने के लिए, वहां पर आरडीएक्स, वहां पर बम फेंकने के लिए। ये स्टार्ट हुआ, यानी कि मशीन गन्स आई, राइफल्स आनी स्टार्ट हो गई, यहाँ पर कैनन आने स्टार्ट हो गई, यहाँ पर फाइटर प्लेन आने स्टार्ट हो गए। और एक वरदान साबित हुआ वॉर के लिए, वर्ल्ड के लिए अभिशाप और वॉर के लिए वरदान। वो क्या था? सबमरीन्स। इस वॉर के दौरान क्या हुआ? कंट्रियों ने सबमरीन्स को स्टार्ट किया, यानी कि पनडुब्बी स्टार्ट करी और पनडुब्बी के द्वारा समुद्र के अंदर भी वॉर क्या है? लड़ा जाने लगा। तो एक बहुत बड़ा कारण क्या था? विपन शस्त्रों का निर्माण। एंड 6 पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। आप सबको पता होगा, मैं एंड आप ही ले लेते हैं। हम दोनों आपस में डिबेट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि हमें डर है कि कोई अथॉरिटी है जो हम पे कंट्रोल किए हुए है। लेकिन वर्ल्ड में उस समय ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी जो कंट्रीज पर कंट्रोल रखती हो। आज के समय आपको पता होगा यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ एक कंट्री है, एक संस्था है जो पूरे की पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करती है। खैर, अभी यूएन पर बहुत सारे के सारे क्लेम किए जा रहे हैं कि WHO को
इस समय वर्ल्ड की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा पाया, और WHO इस समय चाइना के कंट्रोल में काम कर रहा है। बशर्ते उसको अभी हम अलग रखते हैं, लेकिन उस समय वर्ल्ड में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जिसकी वजह से वर्ल्ड में कंट्रियों पर दबाव डाला जाए, उन्हें बताया जाए ये सही है और ये गलत है। यानी कि कंट्रीज ऊपर से बिल्कुल फ्री थी कुछ भी करने के लिए। तो बड़ी कंट्री ने छोटी कंट्री पर अटैक किया और उन्हें मना करने वाला कोई नहीं था। एंड आखिरी पॉइंट हमारा 7th वो है गुप्त समझौते, यानी कि ट्रीटीज, यानी कि समझौते। समझौतों में क्या होता है? नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा अपने आसपास ही गैंग्स होती हैं जिसका एक ही फंडा होता है, एक ही मेन चीज होती है, अगर मुझे मारोगे, अगर मुझ पे अटैक करेंगे तो मेरे ग्रुप में शामिल होने वाला हर देश आपको मारेगा। यानी कि कुछ समझौते होते हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ट्रिपल अलाइंड है, नाटो है, सीटो है, एक्सिस पावर है, अलाइड पावर से बहुत सारे आपको पता होंगे और मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूं अभी। गुप्त समझौते में क्या होता था? एक कंट्री कई कंट्री के साथ में समझौता कर लेता था और बोलता था यदि मेरा वॉर होता है तो आप मुझे साथ करेंगे। होता क्या है, मैं छोटी कंट्री, मैं बड़ी कंट्री से वॉर करने से डर रहा हूं, लेकिन यदि कोई बड़ी कंट्री मुझे सपोर्ट करे, मुझे पता वो मेरे बैकअप में आने वाला है, तो मैं बड़ी बड़ी कंट्रियों को, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने, मैं बड़ी बड़ी कंट्रियों को चुनौती दे पाऊंगा, जिसकी वजह से क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक्स रहे हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जिम्मेदार रहे हैं। आपके बात ध्यान रखना है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको। वीडियो आप देखो, साथ में एक नोटबुक लेकर बैठो, मैं लास्ट में हट जाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप क्या है खींच सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है, मेरा नाम संजय राजपूत, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के PDF जो नोट्स होते हैं वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। कहां से? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हाय, आपका नाम, आपकी क्लास मैसेज करना है एंड आपका मीडियम, आपको मैं देन उसी नंबर पर PDF के अंदर इसके नोट्स क्या सेंड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्जेस नहीं है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक फिर से। मैं संजय राजपूत, टॉपिक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक क्या है क्लियर किए हैं, सबको ध्यान में रखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ पर है। ये सारे टॉपिक जिम्मेदार हैं किसके लिए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो यहाँ पर लिखवाएं ये इसके इम्पैक्ट है, अभी हम क्लियर करेंगे। आपको हर वॉर को एक स्टोरी की तरह क्या है समझना है। ये सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए थोड़ा सा कम बताया है क्योंकि आप समझ गए, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वीडियो बनाने लग जाऊं तो मैं फैक्ट कह रहा हूं 10 पार्ट इस वीडियो के जाएंगे, जिसको मैं एक पार्ट में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। आप वीडियो को ऑनलाइन ना देखिए, मेरी आपसे एडवाइस है, आप वीडियो को पहले डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड में सेव होने के बाद वीडियो को बार बार देखिए। 2-3 बार अगर आपने वीडियो को देखी है तो मुझे नहीं लगता कि वीडियो को लिखने की, वीडियो के बारे में आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, वीडियो अपने आप आपको याद हो जाएगी। फिर से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं यहां से। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर फ्रांस फर्डिनांड की मृत्यु से। आपको मैंने बताया ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो है उसके किंग कौन थे? फ्रांसिस जोसेफ। उनके बेटे कौन थे? फ्रांस फर्डिनांड। फ्रांस फर्डिनांड दौरे पे कहां पर गए थे? साराजेवो। कहां पर गए थे? साराजेवो। और साराजेवो के अंदर क्या हुआ? फ्रांस फर्डिनांड एंड उनकी जो वाइफ थी उनकी क्या है हत्या कर दी। अब ये हत्या किसने की? ये हत्या की थी, मैं लिखने के लिए जगह देख रहा हूं, ब्लैक हैंड। आपको ये बात क्या है ध्यान में रखनी है, ब्लैक हैंड। अब थोड़ा सा मैं इधर उधर के टॉपिक ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे कि श्रीलंका एक देश है, उसका जो उत्तर पूर्वी ऊपर का एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, वहां के लोग चाहते हैं कि अलग देश बन जाए इलम के नाम से। और कौन सा संगठन काम कर रहा है? लिट्टे, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। एक संगठन है जो चाहता है जम्मू कश्मीर अलग देश बन जाए। कौन सा संगठन का नाम है? लश्कर-ए-तोयबा। कौन लीड करता है? हाफिज सईद, जो कहां पर है? पाकिस्तान में। ऐसे और भी कई सारे टॉपिक्स आपको पता होंगे या फिर मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम। उसी तरह ब्लैक हैंड क्या था? ब्लैक हैंड एक अलायंस, एक संगठन का नाम था। इसका उद्देश्य क्या था? साराजेवो, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का हिस्सा है, उससे एक अलग देश बनाना। क्लियर हो गया ना? आपको ये क्लियर हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी एक एम्पायर है, उसका एक हिस्सा क्या है? उसका हिस्सा है साराजेवो। साराजेवो का अलग आजाद कौन कराना चाहता है? आजाद कराना चाहता है एक संगठन, एक अलायंस, जिसका नाम क्या है? ब्लैक
हैंड यानी कि काला हाथ। ये आपको पता लगा बहुत अच्छे से। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी टॉपिक आपको है। जब भी कोई संगठन अलग होने की बात करता है तो उसके पड़ोसी देश उसे मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर के उग्रवादियों कौन सपोर्ट करता है? पाकिस्तान। आपको पता लगी, ये बात बहुत अच्छी बात है। आपको ये बात पता होगी, पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट हुआ था, उन्हें वीपन्स कहां से मिले थे? उन्हें वीपन्स मिले थे ISI से, यानी कि पाकिस्तान से। पड़ोसी कंट्री जो है उसे मदद करती है। चलो, आपको पता लगा। साराजेवो के अंदर जब फ्रांस फर्डिनांड को मारा गया एक व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति का नाम था गैरीवालो प्रिंसिप, जो किस संगठन का था? वो था ब्लैक हैंड का। यानी कि फ्रांस फर्डिनांड की मृत्यु जिस व्यक्ति के द्वारा की गई उसका नाम था गैरीवालो प्रिंसिप। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है। अच्छा, फ्रांस फर्डिनांड की मृत्यु किसके द्वारा की गई? गैरीवालो प्रिंसिप। किस संगठन का था? वो था ब्लैक हैंड। ये संगठन की डिमांड क्या थी? साराजेवो को आजाद एक अलग देश बनाना। यानी कौन सी फीलिंग काम कर रही है उनके अंदर? राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर काम कर रही है। यहां तक आपके लिए बहुत आराम से क्लियर हो गया। अब गलती क्या हुई? गैरीवालो प्रिंसिप को जब पकड़ा गया, गैरीवालो प्रिंसिप, ध्यान रखना है, गैरीवालो प्रिंसिप जिसने फ्रांस फर्डिनांड को मारा था, उससे पकड़ा गया तो वो नागरिक कहां का निकला? वो नागरिक निकला ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के पड़ोसी देश सर्बिया का। यहां से दो देशों में वॉर स्टार्ट हुई। वो देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और क्या है? सर्बिया। समझिएगा, मेरी आपकी वॉर हुई, आपके पीछे पूरा की पूरा ग्रुप है, मेरे पीछे पूरा की पूरा ग्रुप है। वह आपकी तरफ से आएंगे, वह मेरी तरफ से आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से एक छोटा सा वॉर जो दो देशों का था वो बनेगा वर्ल्ड वॉर। वही हुआ। कुछ देश तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के पीछे आने लगे और कुछ देश किसके पीछे आने लगे? सर्बिया के पीछे। अब हुआ ये, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने क्लेम कर दिया किसके ऊपर? सर्बिया पे। आप आत्मसमर्पण करो वरना हम आप पर क्या है? अटैक कर देंगे। लेकिन सर्बिया ने मना किया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने सर्बिया पे क्या है? अटैक करने के ठान लिया, उस पर क्या है? अटैक कर दिया। दो देशों का था। तीसरा देश बीच में आया कौन? रशिया। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि रशिया बीच में क्यों आया। आप सबको पता होना चाहिए, एक कास्ट होती है, इसका नाम क्या है? स्लाव। एक कास्ट होती है स्लाव। ये कास्ट कहां की है? सर्बिया की। और यही कास्ट कहां की है? रशिया की। यानी कि एक मॉडर्न कंट्री दूसरी मॉडर्न कंट्री को हेल्प करेगी, ऑब्वियस सी बात है। उसी प्रकार एक स्लाव कंट्री दूसरी स्लाव कंट्री को क्या है? मदद करेगी। यानी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने अटैक कहां पर किया? सर्बिया पे। सर्बिया की सबसे ज्यादा जाति कौन सी है? स्लाव है ये जाति। और किस देश की है? रशिया की। इसलिए रशिया ने किसको मदद किया? सर्बिया को। पहला कारण जिसकी वजह से इस वॉर में कौन एंटर होगा? रशिया। क्लियर हुआ? बात कब भी चल रही है सर? बात चल रही है बच्चे 1914 से लेकर 1918 के बीच की। ये वही समय है जिस समय रशिया के अंदर गृह युद्ध चल रहा है। किसके बीच में चल रहा है सर जी? जार निकोलस II। जार निकोलस कहां से है सर? ये है रूस से। इस समय रशिया का शासन था जार के अंडर, और उसी समय वहां पर एक क्रांति चल रही थी, रिवॉल्यूशन चल रहा था, जिसे कौन चला रहा था? व्लादिमीर लेनिन। तो ध्यान रखना है, इसी समय रशिया में गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध जो था, जो क्रांति थी, उस क्रांति को बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। क्रांति का उद्देश्य क्या था? वहां पर सामंतवाद से साम्यवाद लाना, यानी कि इस्टेब्लिश कम्युनिज्म, यानी कि रशिया में कम्युनिज्म लाना वहां का उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? रशिया में जो क्रांति हो रही थी उसका। क्लियर हुआ यहां तक? बहुत अच्छी बात है। इसी समय रशिया में क्रांति हो रही थी। वहां का राजा कौन था? जार निकोलस। और क्रांतिकर कौन रहा था? व्लादिमीर लेनिन। ध्यान रखना इस बात को। अब जार निकोलस ने यह सोचा कि अगर वो अपनी सेना को इस वॉर में भेजेगा तो वहां की पब्लिक का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वहां की क्रांति क्या है? ठंडी पड़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। यानी इस वॉर में आने का रीजन क्या था? रशिया क्यों आया इस वॉर में? दो बड़े रीजन बताया बच्चे मैंने। पहला रीजन तो उन दोनों की कास्ट सेम थी। किन दोनों की? सर्बिया की और रशिया की। और दूसरा पॉइंट मैंने कौन सा बताया? मैंने आपको ये बताया कि रशिया में इस समय गृह युद्ध चल रहा था और रशिया को ये लगता था कि रशिया अगर इस वॉर में आएगा, रशिया को लगता था कि रशिया अगर इस वॉर में आएगा तो वहां की जनता का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और राजशाही शासन बच जाएगा और वो ठंडा हो जाएगा। वेरी गुड। अब जब यहां से रशिया आया तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है,
वर्ल्ड में एक समझौता हो रखा था, एक गुप्त समझौता हो रखा था, एक ट्रीटी हो रखा था द ट्रिपल एंटेंट के नाम से, द ट्रिपल अलायंस के नाम से। इस ग्रुप में कौन कौन शामिल था? फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, यानी कि तीनों देश एक दूसरे की मदद के लिए सामने आएंगे जब भी लड़ाई होगी। और दूसरा टॉपिक हमारा जो है, दूसरा ग्रुप है, वो क्या है बच्चे? द ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, मतलब जब भी इनकी लड़ाई होगी तो एक दूसरे में मदद आएंगे। वहां से रशिया आया तो यहां से कौन आएगा? जर्मन। और दूसरा कौन आएगा? इटली आएगा। तो आपको ये बात पता लगी, जैसे सर्बिया के बैकअप में आता है रशिया, वैसे ऑस्ट्रिया हंगरी इंपायर के बीच में कौन आता है? जर्मन इंपायर। रीजन तो जर्मन के आने के रीजन तो बता रहा हूं, उसके तो बता चुका हूं। जर्मन के आने के दो बड़े रीजन ये थे, जर्मन की जाति जो जर्मन वासी बहुत बड़ी संख्या में रहते थे ऑस्ट्रिया हंगरी में, और जर्मन को डर था कि अगर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर हारता है तो सारे जर्मन वासियों को मार दिया जाएगा। फर्स्ट रीजन। और दूसरा रीजन ये था, इन्होंने अपना गुप्त समझौता किया हुआ था कि यदि लड़ाई होती है, यदि वॉर होता है तो एक दूसरे को क्या है? मदद करेंगे। तो वॉर में कौन कौन आ चुके हैं? मैं टिक लगा दे रहा हूं, इन दोनों का वॉर है। इसके सपोर्ट में आता है रशिया, और एक मैंने बनाया स्टार और ये मैंने बनाया राइट का साइन, इसकी मदद में यह आता है। और जर्मन किसकी मदद के अंदर आता है बच्चे? ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद में। तो ये दोनों के दोनों साथ में हो गए, और ये दोनों के दोनों क्या है? साथ में हो गए। अब आपको ध्यान रखना है यहां पर कि जर्मन को रशिया से लड़ाई लड़नी है, किसकी वजह से? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर से। और उस जर्मन को पता है कि रशिया को बचाने के लिए फ्रांस भी आएगा और यूके भी आएगा, क्योंकि इनका क्या है? समझौता हो रखा है। ये रहा, क्लियर है? अब जर्मन को रशिया से लड़ाई लड़नी है, और जर्मन ये बात बहुत अच्छे से जानता है। जर्मन इस बात को जानता है कि जर्मन रशिया से लड़ने वाला है। रशिया पावरफुल देश है, तो वह चाहता है कि एक साथ 2 से ना लड़ा जाए, एक साथ 3 से ना लड़ा जाए। अब जर्मन क्लियर कर रहा है फ्रांस से, जर्मन फ्रांस से क्लियर कर रहा है। जर्मन कह रहा है फ्रांस को, मैं रशिया पे अटैक करने वाला हूं, फ्रांस मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए कि अगर मैं रशिया पे अटैक करता हूं तो क्या आप रशिया की मदद करोगे? फिर से देखना मैंने क्या बताया, जर्मन इंपायर को रशिया पे अटैक करना है। क्यों अटैक करना है? ऑस्ट्रिया हंगरी इंपायर को बचाने के लिए। तो वो क्या कर रहा है? फ्रांस से पूछ रहा है, दोनों का समझौता है ना, तो जर्मन पूछ रहा है किससे? फ्रांस से। क्या पूछ रहा है? कि मैं रशिया पे अटैक करने वाला हूं, तो आप मुझे क्लियर कीजिए कि क्या आप रूस की मदद करेंगे। ठीक है, यहां तक बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया। अब फ्रांस क्या कहता है वो सुनना। फ्रांस ने ये बात पूछी यूनाइटेड किंगडम से। आपको पता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो इंग्लैंड है वो पानी के बीच अलग है, पूरी की पूरी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए यूके को हराना करीब करीब इम्पॉसिबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यूके, इंग्लैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है, और पानी से किसी देश को हराना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो, जब जर्मन ने फ्रांस से पूछा तो फ्रांस ने यूके से पूछा। फ्रांस ने यूके से बोला कि जर्मन रशिया पे अटैक करेगा, तो आप मुझे बताइए कि आप इस वॉर में आएंगे या नहीं आएंगे। यूके ने फ्रांस को बोला कि अभी वॉर हुई थोड़ी है, जब वॉर होगी तब देखा जाएगा। एंड फ्रांस ने जर्मन को भी वही टेप दिया। फ्रांस ने जर्मन को बोला अभी वॉर नहीं हुई है, जब वॉर होगी तो फ्रांस अपना डिसीजन खुद लेगा। ये बात जो है यहां लगी किसके? जर्मन के। क्लियर हो गया सब आपको? जर्मन ने फ्रांस से क्लैरिफिकेशन चाहिए, फ्रांस ने क्या बोला? वॉर आने पर क्या है देखेंगे। जर्मन समझ गया कि रशिया को मदद करेगा फ्रांस, और 2 साइड से लड़ाई लड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जर्मन ने सोचा पहले फ्रांस पे कंट्रोल किया जाए, देन किस पे कंट्रोल किया जाए? रशिया पे। तो अब सुनो, जर्मन और फ्रांस, यहां की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये देश है लक्समबर्ग, ये वाला जो देश है ये हमारा जर्मन, और ये हमारा देश है फ्रांस। यहां पर फ्रांस ने अपने 10 लाख सैन्य बल लगा रखा था। जर्मन को पता कि जर्मन अगर यहां से फ्रांस पर अटैक करेगा, सामने से वॉर करेगा, तो जर्मन जीतेगा। लेकिन वॉर को चलते चलते एक समय लग जाएगा और जर्मन को भी काफी नुकसान होगा। तो जर्मन ने आमने सामने लड़ाई नहीं करनी। जर्मन ने क्या काम किया? बेल्जियम के रास्ते में, लाइन बना रहा हूं, जर्मन ने सोचा बेल्जियम के रास्ते किस पे अटैक किया जाए? फ्रांस में। अब जर्मन ने बेल्जियम को अल्टीमेट दिया कि तुम्हारे देश से होकर मेरे 4 लाख सैन्य बल फ्रांस में घुसेंगे।
इस एंट्री के अंदर बेल्जियम को जितना भी नुकसान होगा उस सब की भरपाई जर्मन करेगा। देख रहे हो आप, इसी को बोलते हैं पॉलिटिक्स। किसी भी वॉर के अंदर जीतने के लिए हमारे पास ज्यादा सेना ही जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है, लीडरशिप भी जरूरी है। बाहुबली फर्स्ट, बाहुबली सेकंड मूवी आपने देखी है, सेना की वजह से नहीं जीते, इसकी वजह से, ट्रिक की वजह से क्या है जीते थे। तो वही है, जर्मन ने बेल्जियम के थ्रू अटैक करने के बारे में सोचा। जर्मन ने बेल्जियम को बोला कि आपके देश से होकर 4 लाख सैन्य बल फ्रांस में घुसेंगे, इसके अंदर बेल्जियम को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई जर्मन करने को तैयार है। लेकिन बेल्जियम ने खुद सोचा कि यार 4 लाख सैन्य बल जर्मन का मेरे देश से होकर गुजरेगा और मेरे पास खुद का 1 लाख सैन्य बल है, जर्मन आया फ्रांस को हराया मुझे छोड़ देगा, ये कौन सी समझदारी हुई। और बेल्जियम ने मना कर दिया, जिसकी वजह से जर्मन ने बेल्जियम पे अटैक किया और फ्रांस पे अटैक किया। अब यूके को ये बात समझ में आई, कि अगर वो वॉर में नहीं कूदा, यानी कि उसने अगर पहल नहीं करी, तो जर्मन उस पर अटैक करेगा और जब बहुत देर हो चुकी होगी तो इस वॉर के अंदर यूके भी कूद गया। अब इस वॉर में कौन कौन एंट्री हो गई है आपको पता होना चाहिए। इस वॉर के अंदर फ्रांस आया है रशिया की तरफ से, फ्रांस की साइड से ये तीनों, मतलब कि ये तीनों की तीनों पावर वॉर में आ चुके हैं, ठीक है। और साथ साथ में यहां से जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, इटली के बारे में अभी क्लियर करूंगा। आपको इटली के बारे में पता होना चाहिए, इटली के बारे में अभी क्लियर करूंगा। लेकिन अभी तक आपके लिए बात समझदारी है, जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली एक तरफ है, बड़ी बड़ी कंट्री, और रशिया, फ्रांस, यूके एक तरफ है। यूके का वॉर में आना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि यूके अकेले नहीं लड़ेगा, ब्रिटेन के आने का मतलब है कि ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनी है, मिस्र, श्रीलंका, भारत, ऐसी बहुत सारी कंट्री थी जिन कंट्री पे ब्रिटेन का कंट्रोल था। और अगर ब्रिटेन वॉर में आएगा तो ब्रिटेन की जगह ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनी है वो सारी की सारी ब्रिटेन के लिए लड़ने वाली थी। इनमें सबसे ज्यादा लोग कहां के थे? हमारे भारत के थे। आपको पता होना चाहिए और आपको पता है, मुझे ये बात भी पता है। चलो आगे देखते हैं हमारा जो टॉपिक है। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ तो जर्मन ने यूके पे अटैक करना स्टार्ट किया और आपको पता है यूके को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यूके समुद्र से घिरा हुआ एक क्या है? देश है। तो जर्मन की ट्रिक क्या थी? याद रखना, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको थोड़ा दूर है, लेकिन व्हाइट बोर्ड की वजह से मैंने थोड़ा सा क्लोज किया है, लेकिन आपके लिए समझने के लिए काफी इजी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इस बात को। अभी अमेरिका साइड है, अमेरिका ने तटस्थता की नीति अपनाई, यानी कि अमेरिका वॉर में अभी तक तो नहीं आया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जर्मन का एक बहुत अच्छा एजेंडा था कि जब भी वॉर होती थी तो जर्मन अंधाधुंध मारना स्टार्ट कर देता था। जर्मन अंधाधुंध मारना स्टार्ट करता था। जर्मन ने काम किया, अपनी सबमरीन से यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारे जहाजों को निशाना बनाया। अब मेन बात सुनना, बहुत जरूरी आ रही है। जर्मन ने समुद्र के अंदर ब्रिटेन के एक पैसेंजर जहाज को निशाना बना। इसमें करीब 1100 लोग मारे गए। इन 1100 लोगों में से करीब 122 लोग अमेरिकन सिटीजन थे, जिसकी वजह से अमेरिका इस वॉर में आने लगा। आपको ध्यान रखना है इस बात को कि क्या रीजन था अमेरिका के वॉर में आने का। हो सकता है 2 मिनट बाद मैं बोलूं कि ये रीजन अमेरिका के आने का नहीं था, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना इस बात को जो मैंने बताया। जर्मन ने यूके के एक पैसेंजर जहाज को टारगेट बनाया समुद्र के अंदर। इस जहाज के अंदर करीब 1100 लोग मारे गए, जिनमें से 122 लोग कहां के सिटीजन थे? वो थे अमेरिका के नागरिक थे। हो जाए क्लियर? अब अमेरिका इस वॉर में आएगा, लेकिन जैसे अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर की बात करी, जर्मन ने हाथ जोड़ लिए। जर्मन ने बोला गलती हुई मेरे से अमेरिका, आगे से मैं नहीं करूंगा, मैं अंधाधुंध निशाना नहीं बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात आ रही है। जर्मन ने वर्ल्ड लेवल में बात डिक्लेयर करी कि अगर अमेरिका वॉर में नहीं आता है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अब अटैक करते समय किसी अमेरिकन सिटीजन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अमेरिका ने मान ली, लेकिन मतलब सुनना, अब जर्मन किसी जहाज को अटैक कैसे करेगा? पहले जर्मन चेक करेगा कि जहाज के अंदर अमेरिकन सिटीजन है या नहीं, देन उसके बाद उस पर क्या है अटैक करेगा। होता ये था कि मान लो एक जहाज है, उस जहाज के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जर्मन के लोगों ने पहले उसको कैप्चर किया, फिर जाके उनसे पूछते थे अमेरिका के हो, ब्रिटेन के हो,
फ्रांस के हो, इतने तो वहां के लोग ही जर्मन के लोगों को मार दिया करते थे। यानी कि इस ट्रिक के द्वारा, इस पॉलिसी के द्वारा जर्मन को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा और जर्मन हारने लगा। यानी कि जर्मन के बहुत बड़ी सरदर्दी कौन बना? अमेरिका, जबकि अभी तक अमेरिका वॉर में आया ही नहीं। तो जर्मन की नई टेक्निक सुनो। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि अमेरिका के मैक्सिको के साथ में रिलेशन क्या है? खराब है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि अमेरिका के रिलेशन जो है वो मैक्सिको के साथ में बहुत ज्यादा खराब है। ये मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया था, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब क्या हुआ? जर्मन ने मैक्सिको को एक कोडिंग लैंग्वेज में, याद रखना, जर्मन ने मैक्सिको को कोडिंग लैंग्वेज के अंदर समुद्र के रास्ते एक लेटर भेजा। फिर से, जर्मन ने मैक्सिको को समुद्र के रास्ते कोडिंग लैंग्वेज में लेटर भेजा। लेटर में लिखा गया था, लेटर में ये था कि मैक्सिको, तुझे अमेरिका के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करनी है, लड़ना नहीं है। यानी कि आप वॉर डिक्लेयर करो, छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ो और अमेरिका को इसी साइड कंफ्यूज करके रखो ताकि अमेरिका इधर की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करे और जर्मन यहां की जो एरिया है उसको कंट्रोल कर ले। भाई इसमें लड़ाई क्यों है? पता होना चाहिए आपको। अगर आपने अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू मैक्सिको हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, नेवाडा हो गया, ये सब एरिया कभी मैक्सिको के हुआ करते थे, लेकिन एरिया किसने हड़प लिए? अमेरिका ने। जिस वजह से इन दोनों की लड़ाइयां होती है, जिस वजह से इन दोनों की डिबेट होती है। फिर से क्लियर करते हैं। जर्मन ने कोडिंग लैंग्वेज के अंदर एक लेटर भेजा। किसको भेजा? मैक्सिको को। क्या बोला? समुद्र के रास्ते। हाँ, क्या बोला? ये बोला कि मैक्सिको, आपको अमेरिका के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करनी है, लड़ना नहीं है, छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ो और अमेरिका को अपने एरिया में क्या है? फंसाकर रख दो। इससे क्या होगा? यहां का पूरा की पूरा एरिया जर्मन जब तक जीत लेगा, जर्मन नहीं, जर्मन का पूरा ग्रुप मिलकर क्या है? जीत लेगा। ये बोला, किसने बोला? जर्मन ने। मैक्सिको क्या फायदा होगा? उसने बोला मैं ये एरिया जीतूंगा, मैं अमेरिका पे अटैक करूंगा, बदले में अमेरिका आपका, जिसकी वजह से मैक्सिको को अच्छा लगेगा। अब सुनना, जब ये लोग जर्मन वाले लोग समुद्र के रास्ते जा रहे थे मैक्सिको, वहीं पे इनको कैप्चर कर लिया गया यूनाइटेड किंगडम ने। यानी जर्मन ने अपने लोगों को भेजा मैक्सिको को वो लेटर लेके, लेकिन रास्ते से किसने पकड़ लिया? ब्रिटेन की नौसेना ने। और वो कोडिंग लैंग्वेज को डिकोड करके अमेरिका को लेटर दे दिया कि ये जर्मन की पॉलिसी आपके लिए थी। और अब आपको पता क्या होगा? यहां से हुई अमेरिका की एंट्री। और अमेरिका जब एंट्री करता है तो एक लाइन बोलना चाहता हूं, अमेरिका सोता हुआ दैत्य है, उसे मत जगाओ, अगर अमेरिका जगा तो ब्रह्मांड हिला देगा। वही हुआ। इस वॉर में एंट्री किसकी हुई? अमेरिका की। और अमेरिका की वॉर में एंट्री होते के साथ ही क्या हुआ? यहां से, इधर से, रशिया से, और भी कई सारी कंट्रीज, सर्बिया से, मॉन्टेग्रो से, कई कंट्रीज से के द्वारा जर्मन पे, ऑस्ट्रिया हंगरी पे क्या अटैक होने शुरू हो गए। वहां से क्या, इनके खुद के ही कई सारे प्रांत थे जिन्होंने इनसे बगावत कर दी, जिसकी वजह से जर्मन ये सब हार गए। फायदा किसने उठाया? इटली ने, जिसके लिए मैंने आपको बोला था जब ये वॉर हुआ तो इटली को बोला गया यार आप वॉर में आ क्यों नहीं रहे हो? अमेरिका आते के साथ ही क्या हुआ? इटली साइड हो गया। इटली को पता था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इनके सामने लड़ना बेवकूफी है ना, तो इटली साइड हो गया। इटली क्या बोल के साइड हुआ? याद रखिएगा, इटली बोला हाँ हमारा समझौता हुआ था। समझौता ये था कि कोई हम पर अटैक करेगा तो हम सब मिलकर सेव करेंगे आपको, हम सब बचाएंगे। या किसी ने हम पे अटैक नहीं किया, तुमने अटैक किया है। यानी यहां पे इटली क्या बोल के साइड हुआ? इटली ने बोला हमारा समझौता डिफेंसिव वे में हुआ था, अग्रेसिव वे में नहीं हुआ था, और इटली साइड हो गया, जिसकी वजह से लपेटे में कौन आए? जर्मन ऑस्ट्रिया हंगरी इंपायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस प्रकार जर्मन ऑस्ट्रिया हंगरी इंपायर हार गए, और इनके हारने की वजह से इसके वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़े ये थोड़ी देर के अंदर अभी हम पढ़ेंगे। क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर कोर्स कंप्लीट होते हैं, वॉर कंप्लीट होता है। इस वॉर के अंदर उस मेन सबसे कंट्री हारी वो थी जर्मन, और जो कंट्री कई पार्ट में टूटी वो थी ऑस्ट्रिया हंगरी इंपायर। अब आगे की तरफ हम आते हैं तो इस तरफ आप देखिएगा, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और द ग्रेट वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहला, रूस में जार शाही शासन का अंत। वॉर में अगर आप गए हैं और
मान लिया जीते भी हैं, लेकिन जीतने के बाद भी कोई कंट्री बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। इस वॉर में रूस काफी ज्यादा वीक हुआ। इसका फायदा किसने उठाया? व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन 1917 में 1970 में रूस की सत्ता में आए। 1924 में उनकी मृत्यु हो गई। 1924 से लेकर आगे 30 साल तक वहां पर शासन किसने किया? स्टालिन ने। देन आगे आपको पता ही होगा गोरबाचेव वगैरह सब आते रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा क्लियर आपके लिए करूं, तो व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, देन माइकल गोरबाचेव, ट्रॉट्स्की हो गया, ये सब रशिया के अंदर क्या है? आते रहे हैं। देन अभी आपको पता रशिया के अंदर रूल कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन 2000 से। अब आगे देखिए, यहां पर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रूस में जारशाही शासन का अंत है। यानी कि जार निकोलस जो रूल करते थे रशिया के अंदर, वो सत्ताहीन हो गए, उनको सत्ता से हटा दिया गया। और यहां से स्थापना हुई रूस में किसकी? साम्यवाद की। साम्यवाद, इन सब के बारे में हम अपनी तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके बाद आएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर, देन कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर में आपको मैं अच्छे समझाऊंगा साम्यवाद कम्युनिज्म क्या होता है। सेकंड क्या हुआ? जर्मन के साथ अन्याय हुआ। यार जर्मन ने लड़ाई करी, उसको नुकसान होना चाहिए, लेकिन जितना नुकसान होना चाहिए उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, वर्साई की संधि अलग है, वार्सा संधि अलग है। वर्साई की संधि 1920 में हुई है और वार्सा संधि 1955 में हुई है। पोलैंड की राजधानी है। अब देखो क्या हुआ, वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1920 में क्या हुआ? फ्रांस ने बोला जर्मन की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी है। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ उसके बाद क्या हुआ? एक ट्रीटी हुई वर्साई की संधि। इस संधि के अंदर जर्मन के साथ अन्याय हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई जर्मन को करनी थी। इनका बहुत सारा आसपास का एरिया जो है वो जर्मन, फ्रांस, इन सब ने क्या है? हड़प लिया। इनके अंदर की महंगी महंगी मशीनों को लूट कर क्या है? रशिया, अमेरिका, यूके सब ले गए। आपको पता होना चाहिए ये हालत थी जर्मन की। वर्ल्ड में उनको इंसल्ट फील कराया जाता था, अबे तुम तो हार गए, अबे तुम तो हार गए। साथ साथ में जर्मन में ऐसे लोग होते थे जो अपने गले में पट्टा डाल के बैठे रहते थे, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। मैं भी आपने पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास की हिस्ट्री में आप टॉपिक आपको मिलेगा। देन आगे आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध, जब जर्मन के साथ ये अन्याय हुआ तो जर्मन वासी मन ही मन में चाहने लगे यार कोई तो ऐसा हो जो इस वॉर को क्या है? बदला लो। और उसी आग की वजह से वर्ल्ड में क्या हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व, जो किसने लड़ा था? एडोल्फ हिटलर ने। यानी कि हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बदला था। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी वॉर का कोई 1, 2, 3 कारण नहीं होते, मल्टी कोज होते हैं जिसकी वजह से वॉर होता है। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का सबसे पहला कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बदला। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर। अगला, अंग्रेजों की शक्ति में कमी। यहां पर अंग्रेजों का नाम जो मैंने लिया है वो ध्यान में रखना, वो मैंने लिया है ब्रिटेन के लिए। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? ब्रिटेन की शक्ति क्या है? कम हुई। बड़ी किसकी? अमेरिका की। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो वीपन सेल हुआ उसमें 60-70% वीपन जो है वो किसके द्वारा सेल किया गया था? अमेरिका के द्वारा। हुई ना इकोनॉमिक एंड आर्मी पावर स्ट्रॉन्ग। साथ साथ के अंदर जीतने का क्रेडिट भी किसको जाता है? अमेरिका को। तो वर्चस्व भी तो आया, हेगेमनी जिसको हम कहते हैं। हेगेमनी दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, जिसको हम हिंदी में वर्चस्व या बोलबाला कह सकते हैं। तो आपको पता लगा अंग्रेजों की शक्ति में कमी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन काफी ज्यादा कमजोर हुआ। अगला, लीग ऑफ नेशन का गठन। मैंने बताया था ना, अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव था। ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी जो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करती हो। लेकिन हुआ क्या? लीग ऑफ नेशन, इसकी स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशन क्या था? आपको पता होना चाहिए। लीग ऑफ नेशन 1920 में बना था और 1939 में ये खत्म हो गया, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रुकवा पाया। तो इसी का ही न्यू वर्जन, इसी का उत्तराधिकारी कौन है? यूनाइटेड नेशन, जो अभी वर्तमान में है। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई और उससे उम्मीद की गई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा, ये पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करेगा। लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को तो हुआ, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर को लीग ऑफ नेशन नहीं रुकवा सका। क्यों नहीं रुकवा सका? सबसे बड़ा कारण है
लीग ऑफ नेशन को अमेरिका ने ज्वाइन ही नहीं किया। आगे देखते हैं भौगोलिक बदलाव, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जैसे कोई बड़ी पावर कमजोर होती है तो उसके अंदर की जो पावर है वो आजादी की घोषणा कर देती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कि 1931 के अंदर जापान ने चाइना के मंचूरिया पे अटैक किया। चाइना कमजोर हुआ? हाँ जी, कमजोर हुआ। तिब्बत ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। ये बात आपको पता लगी, बहुत अच्छी बात है ये बात। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, पाकिस्तान कमजोर हुआ, एग्जैक्टली और बांग्लादेश क्या है, आजाद हो गया। भगवान ना करे, मैं एक लाइन बोलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन भगवान ना करे कभी ऐसा हो। अगर भारत कमजोर हुआ, अगले दिन के न्यूज पेपर में पढ़ लेना, जम्मू कश्मीर नाम का एक नया देश विश्व में आ गया है। ओके, जैसे ही बड़ी अथॉरिटी कमजोर होती है अंदर वाले फायदा उठा लेते हैं। तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हारने वाले जीतने वाले सभी कमजोर हुए, जिसकी वजह से भौगोलिक बदलाव आया। विश्व में देशों की संख्या क्या है, बड़ी वर्ल्ड का मैप बदला, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। इसी के साथ मेरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने वीडियो बनाई, इसके लाइक्स, इसके कमेंट्स जो है ये मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी थी और मैं सेकंड वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। उम्मीद है, बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटी वीडियो में खत्म कराने की कोशिश करी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ साथ में कई सारे और टॉपिक मैंने कवर कराने की कोशिश करी है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि एक टॉपिक को पढ़ाते समय उसी में रहूं। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक चीज को समझने के लिए दूसरी चीज को समझना है, इसीलिए मैं थोड़ा यहां वहां गया। लेकिन आगे देखो, इस टॉपिक के लिए खत्म होता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक बार फिर से, मैं संजय राजपूत, हमारा यूट्यूब पर चैनल है सक्सेस पॉइंट हब ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्टिव वीडियोस भी कंटिन्यू मिलने लग जाएंगे अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड आगे। अब इस बात को सुनो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। यहां पर एक बात कहनी बहुत जरूरी है जो आपको अच्छे से सुननी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय क्या था, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का एक आर्मी सोल्जर, ब्रिटेन का एक सोल्जर जो है वो फ्रांस की जगह से जर्मन के अगेंस्ट लड़ रहा था। यानी आप इस बात को समझिए, एक व्यक्ति यहां था और एक व्यक्ति क्या है, यहां था। आगे समझ में आपको, यानी कि 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। ब्रिटेन का एक सोल्जर, नाम क्या है, हेनरी टिंडे, फ्रांस की जमीन से जर्मन के अगेंस्ट क्या है, लड़ रहा था। उसने अपनी राइफल लगाई हुई थी। जैसे उसने राइफल लगाई हुई थी, उसके सामने जर्मन का एक सोल्जर आता है। उस सोल्जर के हाथ पर गोली लगी हुई थी, ब्लड निकल रहा था, काफी मासूम सा उसका चेहरा बनाया हुआ था। जैसे ही हेनरी टिंडे ने उसकी तरफ गन लगाई अपनी, उसको तरस आया और उसने अपनी गन नीचे कर दी। इसका मतलब है हेनरी टिंडे ने वॉर के अंदर एक व्यक्ति को जाने दिया, जो व्यक्ति सिविलियन नहीं था, वो व्यक्ति सामने वाले देश का सोल्जर ही था, सामने वाले देश का आर्मी से ही था। ये बात आपको क्लियर हो गई है, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि हेनरी टिंडे ने 1918 में क्या किया, वो ब्रिटेन के सोल्जर थे और फ्रांस की जमीन से वो जर्मन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। उनके गन पॉइंट पे जर्मन का एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन बेचारे के खून निकल रहा था, उसके हाथ में गोली लगी थी। उन्होंने अपनी गन को नीचे कर दिया, उसे क्या है, जाने दिया। वो सोल्जर एक स्माइल करता हुआ हल्की सी साइड चला गया। 1977 में हेनरी टिंडे की मृत्यु हुई। जब तक हेनरी टिंडे पछताते रहे कि उन्होंने उस दिन गोली क्यों नहीं चलाई, क्योंकि हेनरी टिंडे की गोली से जो व्यक्ति बच गया था, वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो आप खुद देख सकते हैं, एक गोली के लगने से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और एक गोली के ना लगने से सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है, स्टार्ट हुआ। तो ऐसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जब तक के लिए सो टिल, जय हिंद, जय भारत। आप इस टॉपिक को समझिए और बहुत जरूरी टॉपिक है।